बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेरे बहस आते हैं जिस पे हम बात कर रहे होते हैं और ये इशूज़ जब आ रहे होते हैं और इसको रिजॉल्व करने के लिए बाहैसियत एंकर जब हम यहाँ मौजूद हैं तो अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम की मुश्किलात को आसान करने के लिए डेफिनेटली उनके जो भी मुतालबात होते हैं, जो भी वो चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत के सामने वो तमाम एतराज़ात रखें जिस पे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ होता है। और चूँकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जी तरमीम के हवाले से बात हो रही है। 28वीं तरमीम का अगर तस्करा किया जाए तो 27वीं तरमीम के साथ ही ये बात मुंसलिक की गई थी कि जी 28वीं तरमीम बहुत जल्द आने वाली है। 28वीं तरमीम के हवाले से तजावीज़ पेश की जा रही थी और ऐसे में अब जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उस पर हम देखते हैं कि हुकूमती हलकों में और इसके साथ साथ सियासी हलकों में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज़फरुल जमील शेख साहब, कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, चेयरमैन है। आपको सर वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है कुंवर इमरान अली खान साहब, MKM से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और चूंकि 28वीं तरमीम के मामला देख रहे हैं हर जगह, पहले जब राना सनाउल्लाह से इस बारे में जो है वजाहत ली गई थी और उन्होंने कहा था 26वीं 27वीं तरमीम के साथ एक शोशा है, इसको देखा जाएगा, लेकिन ये शोशा कितना आगे बढ़ते चला जा रहा है, सर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त 26वीं तरमीम आ रही थी उससे पहले भी MKM पाकिस्तान का ये तकाजा था। इनफैक्ट जब इलेक्शंस हो रहे थे, जितनी भी पार्टीज़ जो हमसे आ रही थी इलेक्शन में कोलेशन करने के लिए, उस वक्त से ही MKM का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की का जो राज छुपा हुआ है वो इस बात में है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक, गांव गोटों शहरों के यूसीज तक पहुंच जाएं। अब इख्तियारात से मतलब क्या होता है भाई? इख्तियारात से मतलब वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके पास ये इख्तियार हो कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मोहल्ले की सड़क बना सकें, अपने मोहल्ले की गटर ठीक कर सकें, अपने मोहल्ले की जितना निज़ाम है हॉस्पिटल्स का, दूसरी चीज़ों का वो कर सकें। अच्छा, इसमें आपको पता है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्शन 140 इसमें है मौजूद, 140A। अब उसमें वो चूँकि इनकम्प्लीट डिटेल डिफाइन है, हमने बारहा तमाम पार्टियों से यही बात की कि अगर इसको डिटेल में 3 नुकात इसमें डाल दिए जाएं तो पूरे पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए तरक्की का बाइस बन जाएगा और मामला सॉल्व हो जाएगा। और मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ वो 3 नुकात क्या थे। भाई, एक नुकता उसके अंदर ये था कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड के ज़रिए फाइनेंस यानी फंड मुंतकिल होता है सूबे के वज़ीर आला तक और उस पर जाकर के वो उनको इख्तियार मिल जाता है कि वो अपने सूबे में काम कराएं। सिमिलरली कोई इस तरह का तरीकेकार वजह किया जाए, लेट सपोज PFC अवार्ड या काम होता हुआ दिखाई दिया आपको अगर फंड्स वहां तक पहुंच गए तो जी, जब वो फंड्स वहां तक पहुंच गए तो वहां पे हुआ ये कि असल बात ये है कि जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, वो अल्लाह की जानिब से इम्तिहान होता है। असूलन तो जिस वक्त ये फंड्स मुंतकिल हुए और जिस शख्स के पास अगर आते हैं कोई भी हो तो उस पार्टी की और शख्स की जिम्मेदारी बनती थी दयानतदारी से UC लेवल पे गांव गोठों और शहरों तक मुंतकिल करें। लेकिन आपके सामने बाकी गोठों और गाँवों और इंटीरियर सिंध के शहरों को तो छोड़ दें, मैं कराची की मिसाल दूंगा कि जो ये पूरे मुल्क के 67 से 70% रेवेन्यू देता है, आप यहाँ की सिर्फ सड़कें उठा करके देख लें तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि वो फंड किस हद तक लग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो दूसरे जो दो हमारे 3 नुकातों में से एक ये था कि जनाब एक NFC अवार्ड की तरह का एक कोई सिस्टम हो, जैसे PFC अवार्ड रखा जाए, जिससे डायरेक्टली वो फंड जो है कि हर शहर के जो मेयर हो उसको वो चला जाए और वो अपनी यूसीज में उसको टिकल डाउन करे। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि हमेशा क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 140A में लिखा हुआ नहीं है कि जनाब जो लोकल गवर्नमेंट है उसके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके फ़ायदा उठाते हुए हमेशा वज़ीर आला अक्सर अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे डिपार्टमेंट्स छीन लेते हैं या दे देते हैं, ये उनकी स्वाबदीद पे, जैसे कोई बादशाही निज़ाम हो। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मेयर कराची जो है कभी कभी इख्तियारात से बिल्कुल मतलब वो मुबर्रा दिखाई देता है। तो हमने कहा था डिपार्टमेंट्स लिख दिए जाएं, मेंशन कर दिए जाएं, ताकि बार बार कोई आकर के उनको मेयर कराची को या मेयर लाहौर या मेयर इस्लामाबाद, किसी भी जगह का जो मेयर है, किसी गांव का भी है, उसको भी परेशानी ना हो। तीसरी बात जो हमने की थी, वो तीसरी बात हमने दरअसल ये वाली की थी कि आपकी जो है 2 कौन कौन से बताया मैंने? एक तो आपको बता दिया मेयर की हवाले से इख्तियारात और फाइनेंस का ट्रांसफर हो, डिपार्टमेंट्स लिख दिए जाए। और बहरहाल तीसरा मेरे पास अभी पॉइंट आता है ध्यान में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। नहीं वो ठीक है जी, चलिए। तो खैर वो 2 आपने जो बातें की, लेकिन इसमें एक और चीज सामने आ रही है, जिस तरह आपने कहा कि जी इख्तियारात जब दे दिए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है, तो फिर तो नियतों का फुकदान नजर आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली देखें, ये हकीकत में तो मामला ऐसा ही है। ठीक है,
मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी शहर की तारीख है, इसी शहर के अंदर 300 अरब रुपए लगे थे एक टेन्योर में, ठीक है, और उस टेन्योर के अंदर इस शहर को तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार कर लिया गया था और इस शहर के मेयर को दुनिया का बेहतरीन दूसरा मेयर करार दिया गया था। 2010 की बात कर रहे हैं क्या? जी 2006-7 के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो टेन्योर था, ठीक है, बिफोर इट जी। अच्छा, अब मामला क्या आता है कि जब एक सिटी मेयर ये काम कर सकता है तो दूसरे जितने सिटी मेयर्स हैं उनको आखिर क्या रुकावट है और वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे। अब मिसाल के तौर पे मैं मौजूदा जो सिटी मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं उनसे हमदर्दी रखते ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमें उनकी नीयतों पे यहाँ भी शक नहीं है। बात यह है कि उनके पास जो उन्हीं के जो वज़ीर आला हैं उनको वो सफिशेंट इख्तियारात और वो फंड्स नहीं दे पा रहे जिसके ज़रिए वो खुल के काम कर सकें, क्योंकि ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो हमारे इस शहर को तरक्की देना, इस शहर की सड़कों को बनाना, हॉस्पिटल्स को बनाना, इस शहर के निज़ाम को मेंटेन करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दयानतदारी के साथ इनको वो इख्तियारात मुंतकिल हो और दयानतदारी से ये जो है वो काम जो है आगे ये कर सकें। तो हम जो अगर 28वीं तरमीम की जो बात कर रहे हैं कि वही चीज़ जो 26वीं तरमीम के अंदर हमने उस वक्त तकाजा किया था, तजावीज़ है। देखिए ये हम ये अगर फितरी तौर पर देखें तो तजावीज़ सामने आ रही है, मुसविदा तैयार किया जा रहा है, स्ट्रक्चर मतलब पूरा तैयार नहीं हुआ है, उसमें वो तमाम चीज़ें डाली जा रही हैं जो कि आवाम की भलाई के लिए, जिसमें इख्तियारात की, जिस तरह आपने बोली कि मुंतकली का जो मामला है वो आवाम तक रसाई हो। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि कराची हुकूक जो है ना, इन्होंने नाम ही अपनी जो पार्टी का मैं बोलूँगा जो रखा है वो कराची हुकूक से शुरू किया है, क्योंकि कराची की हुकूक पर सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। और गुज़िश्ता कई अरसे से हमने देखा है कि इसके ऊपर काम होता हुआ दिखाई दिया, और आज ये उसका समर है कि 28वीं तरमीम के हवाले से हम यहाँ पर बैठ कर बात करें। तो ज़फ़र साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने काफ़ी अच्छा, मेरा तो सियासी ताल्लुक आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ से सियासी जरासी में जिसम के अंदर, और कराची हमारा बिलवेड शहर है इसकी अच्छी भलाई के लिए। और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जितनी मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं वो सब कराची में हुकूमत कर चुकी हैं, एक हुकूमत कर रही है, 18वां साल जा रहा है, और हमने किसी को भी कराची के साथ सिंसियर या कराची के साथ ये तरक्की के लिए यहाँ के लोगों की बेहतरी का मौजब नहीं पाया। हमने कहा कि भाई कराची चूँकि तो तारीख़ में भी कैपिटल रहा है तो कराची को कैपिटल बना दिया जाए, उसका एक सिस्टम दे दिया जाए, जैसे सेकंड कैपिटल में पूरी महज़ब दुनिया में है कि अपना एक गवर्नर वफाक का ज़रूर हो यहाँ मॉनिटर। उसके बाद वो जैसे कंवर साहब ने कहा कि 140A के तहत कंप्लीट बाइख्तियार मेयर हो जो कि चलाए उसी अंदाज से जैसे महज़ब दुनिया में काउंटीज़ चलाता है वहाँ का शेरिफ। पुलिस उसके अंडर होगी, सारे इदारे उसके जो अंडर होंगे। कल भी इंशाअल्लाह होता है, जो कि अब होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में मैं एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, एक पुरानी आयत का हवाला दे दूँ कि अहले इख्तिदार और अहले इख्तियार के लिए हमारा दीन क्या बोलता है। जी ठीक है ना, अहले इख्तिदार और अहले इख्तियार उनकी कितनी जिम्मेदारी है उनकी। मैं दोनों एक जानिब हम देखते हैं कि इख्तियार की जंग है, एक जानिब देखते हैं इख्तियारात का रोना है। अब ये क्या मामलात हैं इसके ऊपर? मैं खाली तर्जुमा पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। ये सूरह आपके निसा की 75 आयत है, और ये अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है जिसके पास इख्तियार हो और वो कुछ ना कर रहा हो, सामने देखते हुए भी मजलूमों के साथ। अच्छा, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ो और कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो कि दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब हमें शहर से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, ये हमारे शहर कराची, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, तो हमारे लिए अपनी बारगाह से कोई मददगार बना दे। ये अहले इख्तियार को अल्लाह ताला पुकार के कह रहा है। मफ़हूम आयत का तर्जुमा जो है कि जिसको मैंने इख्तियार दे दिया उसकी प्राइम जिम्मेदारी है कि इंसानी हुकूक की सबसे पहले पासदारी करे। अच्छा, यह आयत इसी खाकसार ने हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो कि कुरान के सिलसिले में न सिर्फ साहिब नज़र हैं बल्कि साहिब राय भी हैं, उनको भी एक लेटर लिख के मैंने यही आयत की तरफ याद है, वो तो जानते हैं बेहतर। मैंने कहा कि
तो उनकी नजरसानी कराई जाए इस आयत पे, उसके में सम्राट महसूस कर माशाल्लाह रहा वो हूं। हाफिज हैं और वो इस चीज को समझेंगे भी, बिल्कुल और बिल्कुल इस पे काम भी होता हुआ बिल्कुल। दिखाई देगा। लेकिन अब 28वीं तरमीम की अगर हम बात करें, वही 18वीं तरमीम का भी जिक्र करना जो है ना वो जरूरी होगा। और बताया जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम बदलने का ये प्लान सामने आ रहा है। तजावीज़ की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि नए सूबे बनाने के लिए मुतालिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने की भी तजवीज़ सामने आई है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम किया जा सकता है। अब सूबों की जिम्मेदारी आ जाएगी, सूबे नए बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बनेंगे। सर किस तरीके से देखते हैं कि अब शहर कराची की हम बात कर लें या पूरे सूबा सिंध की बात कर लें, ये भी हम देखेंगे कि जी मुख्तलिफ सूबों में बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूं ताकि टाइम आपके पास मुतसिर होता है। हमारा मौक़िफ़ जो है कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट का, जब से हमने फेडरल टेरिटरी का नारा बुलंद किया कि कराची का हल तो फेडरल टेरिटरी है विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रेजेंट 7 डिस्ट्रिक्ट्स। हम कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं चाहते कि आप ध्यान दे दें, हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट दे दें या ठट्टा दे दें या बलुस्तान, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे, इसको हम सुधार। आप ये कहने कि इख्तियार हमें नहीं चाहिए कि हम एक सूबा बना के दे दें, आप ये कहने कि इख्तियारात मुंतकली हो और जो भी ऊपर बैठे हुए वो मुंतकली बा इख्तियार हमारा मेयर होगा। उसकी भी पूरी हमने तफसीलात वो जहाँ पहुँचानी चाहिए पहुँचा दी हैं कि यहाँ क्या अच्छा शुड नॉट बी एग्जैक्टली लाइक द कमिश्नरेट इस्लामाबाद। वो भी नहीं हुआ कि हम एक आसमान से गिरे खजूर में अटक जाएं। यहीं के लोगों के पास इख्तियार होगा, बाख्तियार मेयर होगा। ऐसा ना कि फिर सारे फैसले अगर वहां से ही हो रहे हैं, वहां बैठ के हो रहे हैं, वो तो होता रहा ना 69 से पहले। ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो। वो भी हमारे पास है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अच्छा, पहले तो मैं तीसरा पॉइंट बता दूं, मुझे रिवेक हो गया। वो तीसरा पॉइंट ये था कि जैसे ये हमारे साथ ज्यादती होती है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, कि जब वो उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो कई साल आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा के चलाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये काम आप वजीर आजम के लिए नहीं कर सकते, ये काम आप वजीरा लेके नहीं कर सकते, फौरन जमहूरियत खतरे में नजर आने लगती है। बात समझ रहे हैं? तो ये ज्यादती लोकल गवर्नमेंट के साथ जो होती है उसको खत्म करने के लिए वो तीसरा पॉइंट ये था हमने जो ऐड करवाया कि सिमिलरली उसी तरह 90 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिए जाए सेक्शन 148 के अंदर कि 90 डेज के अंदर हर हाल में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों उनका टेन्योर खत्म होने के लिए। अच्छा, अब जो बात, अब मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने बात देखें, बुनियादी तौर पे बात वो रूट कॉज की कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने भी देखें इस तरह बात नहीं की है कि हमें सूबे चाहिए। ठीक है, पॉइंट लीजिएगा। ये हमने क्या बात की? देखिए, जब भी MQM पाकिस्तान की बात आती है और जब भी सूबों के हवाले से कोई बात आती है तो हमने देखा कि जी सिंध हुकूमत, या हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहां से एक जुमला आता है कि लिसानी सियासत की जा रही है। देखिए, मुझे पहले तो ये बताइए, मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर पाकिस्तान 1 यूनिट था, ठीक है, पाकिस्तान 1 यूनिट था और उसको काम को निचली सतह तक बेहतर करने के लिए इसको सूबों में तकसीम किया गया, उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं लगी कि लिसानियत हो रही है? सिमिलरली जिस वक्त तमाम सूबों के अंदर ये वाला काम नहीं है जो कोटा सिस्टम सिंध के अंदर है, शहरी सिंध और देही सिंध, तब ये वाली बात क्यों नहीं की गई कि जनाब ये जो है लिसानियत की बुनियाद पर बात हो रही है? अच्छा, अब शहर कराची की आबादी एक्चुअल जो मरदमशुमारी है उसमें सबसे बड़ा कत्लेआम तो कराची शहर का ये होता है कि वो आबादी आज तक ठीक तरह गिनी ही नहीं जाती है। अगर आप नादरा का डाटा उठा के देख लें, जो मीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के, वो उठा के देख लें, सुई गैस के कनेक्शन उठा के आप गिनती कर लें, तो कराची की जो मरदमशुमारी में आबादी गिनी गई उससे कहीं ज़्यादा है। ये 4 करोड़ की आबादी का शहर है जिसका आप इसलिए सिर्फ कत्लेआम करते हैं मरदमशुमारी में कि यहाँ की सीटें ना बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी तो आपको ये लगता है, ये एक घर आपको एक इनसिक्योरिटी ये डेवलप होती है कुछ लोगों को कि यहाँ से कराची से वजीर आला ना देना पड़ जाए। हम तो सूबे की बात भी नहीं कर रहे भी, एक मिसाल है। अगर आप ठीक तरीके से कराची की मरदमशुमारी आ जाएगी, क्योंकि अगर वजीर आला जो है वो बिल्कुल ऐसा ही लग गया तो शायद फिर बिल्कुल सही। अच्छा, हम कह रहे हैं किसी भी पार्टी का आ सकता है ना, इसमें क्या दो राय है? यहाँ कराची के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ लिसान से रहने वाली कौमियतें हमारी रहती हैं। जैसे लोग दुबई में जाते हैं, जॉब्स करते हैं, सिमिलरली कराची एक ऐसा शहर है जिसमें हमारे पूरे मुल्क से लोग, हमारे पाकिस्तानी भाई आते हैं, जॉब्स करते हैं या बसते, लेकिन उनको गिना तो जाए।
उनको आप गिना तो आप गिनते ही नहीं है। आप गिन इसलिए नहीं रहे कि सिर्फ यहाँ की सीटें नहीं बढ़ जाए, लोग मतलब 5-5 साल या 10-10 साल से अगर यहाँ रह रहे हैं, उनका ना आप पानी का हिसाब रखेंगे, ना उनका सेवरेज का निजाम का हिसाब रखेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की या सूबों की अगर बात की जाती है वो एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन वो उसके अलावा ये जो बुनियादी बात जैसे ये इन्होंने की या जो हम कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे वो इख्तियारात जो मेयर को मिलने चाहिए, यूसी लेवल पे मिलने चाहिए, वो तो हर हाल में दे दिए जाए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने ना बने वो एक दीगर टॉपिक है, लेकिन ये वाले जो इख्तियारात हैं इनको क्यों रोका जा रहा है। जब वजीर आला के पास पैसे आ सकते हैं तो इसी तरीके से मेयर कराची के पास भी तो पैसे आ सकते हैं। अगर वजीर आला आप कहते हैं ईमानदार है, मेयर कराची क्या बेईमान है या मेयर किसी भी शहर का, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। यहाँ पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, और चूंकि चेयरमैन हैं मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मतीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट की, दोबारा बात कीजिएगा। जी अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं इस वक्त? जी बात करें। चलिए जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू होगा, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो मामलात आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अभी मैं वही बात बताना चाह रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बयान सामने आया है और एक बुजुर्ग सियासतदान है, मैं उनका नाम शायद ले लूँ या नहीं लेना चाहिए, सैयद खादिम अली शाह की जानिब से एक बयान आ रहा है। वो कहते हैं कि जी उर्दू स्पीकिंग के हवाले से उन्होंने बात की, उर्दू कम्युनिटी के हवाले से बात की है। वही कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी कॉर्पोरेट जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग वाले नहीं करते हैं, जहाँ 9 सिंधी बैठे हुए, एक उर्दू स्पीकर बैठा हुआ है, बात उर्दू में की जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो हमें सुन रहे हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब। जी आपसे जरूर लूंगा। अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं इस वक्त? सर मुझे आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी हल्की है, आप बात करें। ठीक है अब्दुल मतीन हाशमी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से 28वीं तरमीम की जो है वो हम देख रहे हैं कि जी बात कुछ की जा रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर भी अब जो है वो हाईलाइट हो चुकी हैं तमाम चीज़ें, तजावीज़ सामने आ रही हैं। आप खुद एक मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं या जो जिसकी तश्कील के लिए आप काम करें, आपको ये 28वीं तरमीम कैसी लग रही है? मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आनी है। जी अब्दुल मतीन हाशमी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे आवाज आ रही है आपकी, लेकिन बहुत डिस्टॉर्शन है। ठीक है मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं 28वीं तरमीम जो होने के लिए जा रही है, जिसके लिए तजावीज़ आ रही हैं, क्या कोई खास तजावीज़ आपकी जानिब से हैं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के? मुझे ना आपके 18वीं तरमीम पे बात समझ आई है, मगर क्वेश्चन पूरा समझ तो नहीं आया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी 18वीं तरमीम के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके जो उसूल है उस पर तो हम हिमायत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि सेहत, तालीम, तवानाई और आफात जैसे जो मामलात हैं ये सूबों और वफाक के दरमियान होने चाहिए। सूबों और वफाक के दरमियान होना चाहिए। हेलो सर, आवाज़ बहुत डिस्टॉर्शन है। ठीक है मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। अच्छा, जो सवाल हम करना चाह रहे थे, मैं पूरी बात अगर उनकी बताऊं तो बड़ा ज़बरदस्त उनके एक आर्टिकल आया हुआ है और उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के बात की है। वो कहते हैं कि सिंधियों ने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को अपने घर दिए, उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, हमारी कुर्बानियों का नेमो बदल नहीं है। सर एक ऐड कर दूँ, फिर आप जवाब दीजिए। उनसे पूछे कौन से घर दिए भाई, जितने भी वहां से महाजिर आए वो कराची में आए, कराची में तो यहाँ 1% सिंधी नहीं था, 52% तो हिंदुओं की आबादी थी जो यहाँ से चले गए। किस घर की बात कर रहे हैं? उनके अपने लोगों के पास तो आज घर है नहीं, वो हमको घर देंगे यार। अच्छा, अब इसका मैं आपके सवाल का जवाब इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए करता हूँ। देखें, बात यह है कि पहले तो ये उर्दू जबान वाली बात आपने की थी पिछले सेगमेंट में, वो वाली बात और ये जो घर वाली बात, ये दोनों को एक साथ करूंगा मैं। उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है, ये बाद रोज़े अव्वल से डिक्लेयर्ड है। आप उर्दू ज़बान बोलते हैं तो ये लिसानियत नहीं है,
लेकिन अगर 8 लोग बैठे हुए हों जहां उर्दू जबान किसी दफ्तर में बैठ के बाद अगर कोई उसमें 4 लोग ऐसे बैठे हैं दीगर कौमियतों के जो आपकी जो लोकल जो जबान है, सकाफती जबान है, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते तो बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू ही है। और माजरत के साथ ये बदतहजीबी कहलाती है कि जब तमाम लोग बैठे हुए हों मुख्तलिफ कौमियतों के, मुख्तलिफ जबान जानने वाले, तो वो जबान इख्तियार की जानी चाहिए कि जो कौमी जबान है जो सब समझ सके। ठीक है, अच्छा हम ऐसा नहीं कि सिंधी जबान के खिलाफ बात कर रहा हूं, सिंधी बेहतरीन सकाफत है, हम सिंधी भाइयों से मोहब्बत करते हैं, सिंधियों से रिश्तेदारियां हैं हमारी, लेकिन बात यह है कि सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी होगा। आप मुझे यह बताइए कि क्लेम्स में जो वहां से जमीनें मिलनी थी, मतरूका सिंध जिसको कहा जाता है, वो किधर है? जो यहां से जितने लोग आप ये बताइए, जितने लोग यहां से गए, एक एग्रीमेंट हुआ था ना, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसके तहत क्या था कि जो लोग हिंदू यहां से जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज उन मुसलमानों को दी जाएंगी, उनके घर उनको दी जाएगी जो वहां से जा रहे हैं। मैं आपको बहुत वसूख से ये वाली बात कह रहा हूं, कराची तो चले किसी हद तक, यहां पे आके वहां से आने वाले मुसलमान भाई यहां रिहाइश इख्तियार की, इंटीरियर सिंध के अंदर जितनी क्लेम में मिली हुई जमीनें एकड़ों के हिसाब से आज भी उन पे कब्जे हुए हुए हैं। आज भी उनको जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स रखने वाले लोग हैं, मुसलमान पाकिस्तानी भाई हमारे जो यहां पर आए थे, वो उनको नहीं दी जा रही हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हम इस बात को ये इनकार नहीं करते कि यहाँ सब लोग एक जैसे, बहुत सारे सिंधी भाई ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत से वेलकम किया, बहुत सारे सिंधी भाई ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब में, सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी वेलकम किया। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो वहां से माइग्रेट करके आए, वो आज भी पंजाब में, मुल्तान में, विहाड़ी में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगह रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हम ये वाली बात करना गलत है कि ये लिसानियत की बात है कि अगर कहीं बात जबान की होती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कहीं उर्दू जबान बोली जाती है तो उर्दू जबान तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आप किसी बाहर कंट्री में जब जाते हैं तो वहां पे आप मजबूर हैं इस बात के लिए कि आप इंग्लिश यूज करेंगे, इसलिए ताकि वहां आप एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। तो मैं समझता हूं उर्दू जबान के खिलाफ बात करना ये जो है ना, माजरत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी सेहत और तालीम की वजारतें दोबारा विफाक के सुपुर्द करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है, जबकि सूबों के हिस्से में कट लगने का भी इम्कान है। जी सर, बहुत ज़रूरी है ये। देखें, आपने 18वीं अमेंडमेंट जो है, मैं थोड़ा सा चूँकि तारीख का तालिब रहा हूँ, आज भी हूँ मैं, ये हमेशा से जितनी भी बड़ी बड़ी सल्तनतें रहीं, वो सिर्फ उस वक्त तबाही की तरफ जो जवाल की जो वजूहात तारीखनामा लिखता है ना, वो पहली वजह लिखता है कि मरकज कमजोर हो गया था। ठीक, आप उल्टा कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। आपने मरकज को कमजोर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन जो हमें किया हुआ मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब ने, चूंकि वो इस वक्त चाइना में मौजूद है, वहां से डिस्टॉर्शन कुछ मामला हो रहे थे, हमने देखे टेक्निकल इशू से, लेकिन इस वक्त वो परमानेंटली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, चेयरमैन हैं आप मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के। जी अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, आवाज सही आ रही है। ठीक है अब्दुल मतीन साहब, किस तरीके से देखते हैं 28वीं तरमीम को? आपने इससे पहले भी कुछ बात की और आपने यही कहा कि जी हुकूक जो है वो, और सूबे की जो मामलात है जिसमें सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, इसके लिए जो है वो लाजमी तौर पर इख्तियारात जो है वो निचले दर्जे तक जाने चाहिए। मुख्तार भाई, ऐसे है ना कि मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि 18वीं तरमीम जो है ना, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी तो दी गई थी, वो भी ठीक है सब कुछ, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो तालीम की बात, अभी मैं सुन रहा था हमारे एक यहाँ जो साथ बैठे हुए हैं मेंबर, वो कह रहे थे कि उर्दू ज़बान की जो बात हो रही है, मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि उर्दू ज़ुबान जो है ना, यानी तालीम की बात करें, पहली तो बात है होनी ही उर्दू में चाहिए। हम भी बाहर जाते हैं, दुनिया में मिलते हैं लोगों से, अगर मैं मुझे अगर टाइम दें तो उर्दू ज़ुबान जो है दुनिया की दूसरी बड़ी जुबान है बुनियादी तौर पे। पाकिस्तान अगर 71 में ना टूटता तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था आबादी के लिहाज से, और अगर हमें हमारे पूरे मुकम्मल पाकिस्तान बन जाता है तो आप पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। आपको मैं बताऊं कि मुकम्मल ये जो 28वीं तरमीम भी है, इसमें कम से कम, यानी मैं हर चीज़, आप सेहत पे भी आप रहने से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप बाकी हर चीज़ पे, लेकिन तालीम पे नहीं कर सकते। तालीम आपकी जो है ना वो उर्दू में ही होनी चाहिए और वो वफाक के पास ही होनी चाहिए हर सूरत में। 88वीं तरमीम पे अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको
वो जो है ना अभी वो जस्ट एक वो क्या कहते हैं, अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ वो अफवाहें चल रही हैं, ये भी होना चाहिए, वो बस तजावीज हैं, मुसविदा तैयार नहीं हुआ है, मुसविदा तैयार करने के लिए तजावीज ज़ेरे गौर हैं। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज के लिए भी मुतालिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। वहीं हम सूबे की बात करें, सूबाई असम्बली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी खास करके जो है वो कौमी असम्बली और इसके साथ साथ सेनेट से जो है वो मंजूरी जो होगी वो लाजिम व मलजूम होगी, बाकी जो सूबाई असम्बली होगी। लेकिन फिर इससे भी एक अभाम पैदा नहीं हो जाएगा? नहीं, बात फिर वही है, अभी तो अफवाहें चल रही हैं ना, ठीक, अभी तो अफवाहें चल रही हैं, एक अफवाहें चल रही हैं, फिर दूसरी हमें स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो रिएक्शन के इंतजार में हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, देन उसके बाद कोई स्टेटमेंट या कोई जो है वो लॉ या हम कहें कि जी फिर मुसविदा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली लाया जाएगा। सर क्या कहते हैं, इसी तरीके से होगा? आप बताएं। देखिए, इसमें जो जहाँ तक मेरी नाक़िस शकल कहती है, जो बातें मसवदा तैयार करने के लिए ज़रूरी इन डिस्कशन है वो यकीनन हो रही हैं, हो रही होंगी। और ये वाली बात जो ये है ना, ट्रायल तो नहीं है कि ये ट्रायल हो, हम ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि चूंकि ये वाली बात जब डिस्कशन में बाहर आ गई है तो लोगों को, मीडिया को ये वाली बात पता है कि ऑलरेडी एक चीज पेंडिंग में थी 26वीं तरमीम में भी, फिर उसके बाद देन 27वीं तरमीम में भी, इसीलिए ये बात डिस्कशंस में मीडिया टॉक का जो है वो हिस्सा बन गई है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आपको पता है कि ये वाली बात इस बात को जो है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये डिस्कशन में आई है, सेनेट में डिस्कशन में आई है जिस वक्त 27वीं तरमीम हो रही थी जी। कौन सी वाली? लोकल गवर्नमेंट वाली बात। फैसल वाडा साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि जी 27वीं तो पास हो गए, अब 28वीं पास करके दिखाएंगे, ये उस वक्त की बात है। तो उसी वक्त ये बात सामने आ गई थी कि कुछ 28वीं तरमीम बहुत जल्द आने वाली है। सर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, 28वीं तरमीम बिल्कुल आनी चाहिए। और जैसे मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँ कि 18वीं तरमीम ने वफाक को कमज़ोर किया, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ था। जो वफाकी इदारे थे, जो सेहत है और आपके तालीम है, बिल्कुल वफाक के अंडर होनी चाहिए विद बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नहीं कि बिल्कुल बहुत सही कर रहे थे पहले, लेकिन जो सूबों में, दूसरे सूबों में कुछ हुआ होगा, सिंध में तो तालीम पे ना पहले कुछ हुआ ना अब कुछ हुआ, ठीक है ना। 3,500 के लगभग कोई स्कूल की इमारतें सिर्फ कराची में, लेकिन अब भी मेरा 50,000 से 50 लाख घोस्ट स्कूलिंग सिस्टम तो हमने ज्यादा है। 5 से 16 साल के बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, उनके पास तालीम, जबकि 25 से कहता है, और 18वीं तरमीम में उन्होंने आधा किया है 25 से का कि 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम हुकूमत वक्त देगी। तो तालीम के लिए मैदान तो हो, तालीम के लिए जगह तो हो, कैसे मुफ्त मिलेगा? जी, बढ़ाऊंगा इनकी बात को। आपको पता होगा 3 से 4 साल के दरमियान पहले की बात है, ये जियो पे एक पूरी रिपोर्ट शाये होती कि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में 5,000 के करीब गोश्त स्कूल बंद किए गए, वो नजरों में आ गए थे। ठीक, तो सर ये गोश्त स्कूल क्या है, गोश्त स्कूल क्यों बने, गोश्त स्कूल का फायदा किसको था, बेनिफिशियरी कौन था? देखिए, पूरे इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि कोई शहर ऐसा नहीं है जो मॉडल शहर हो, कि मुकम्मल ठीक काम कर रहा हो। जो गोश्त स्कूल है वहां पे हमारे जो इंटीरियर सिंध के सिंधी भाई हैं, वो उनके हकूक पर डाका था। जो सिंधी भाई हैं, उनके बच्चों का हक बनता है कि उनको बुनियादी तालीम मिले, लेकिन उसकी बनिस्बत क्या हुआ कि सिर्फ कागजों पे स्कूल बनाए गए, कागजों पर कोर्स आए, कागजों पे तनख्वाहें जारी हुई, कागजों पर ही सारा ये सब कुछ हुआ। तो ये इंटीरियर सिंध के अंदर हमारे सिंधी भाइयों के हकूक पे डाका था। जैसे गोश्त स्कूल है, इसी तरीके से जो बात आपने की ना, ये वो मैं समझता हूँ ये वाली बात गद्दारी के मुतरादिफ है पाकिस्तान से। जैसे इन्होंने भाई ने कहा, पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है कि जो आपका NFC अवार्ड से पैसा आ रहा है उस सूबे के अंदर स्ट्रक्चर पे लगने के लिए, आई एम सॉरी टू से, अगर वो उस तरह नहीं लग पा रहा, वो अगर सड़कें नहीं बन रही, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, स्कूल नहीं बन रहे, ओवरहेड ब्रिजेस नहीं बन रहे, अंडरपासेस नहीं बन रहे, तो इसका मतलब हम पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, सिर्फ 300 अरब, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुस्तफा कमाल साहब का जो दौर था उसमें 300 अरब रुपए के अंदर इतना मकाम हुआ था कि वो शहर में नजर आता था। आपको पता है ये वाली बात के वर्ल्ड रिकग्निशन मिल गई इस बात पे। और 10,242 अरब रुपए 17 सालों के अंदर सिंध गवर्नमेंट को मिल चुके हैं NFC अवार्ड और दीगर उनकी मद में। लेकिन आपका उसका हासिल वसूल क्या है आखिर? कोई एक चले लाड़काना बना देते, चले खैरपुर बना देते, जैकबाबाद बना देते, गड़ी खुदा बख्श बना देते, नवाबशाह बना देते,
मतलब कोई तो एक मॉडल सिटी होता, कराची अगर ना ही बना पा रहे आप अगर ये एक जगह कहीं 300 अरब रुपए लगे हुए तो नजर आते हैं 10,242 अरब रुपए में। लेकिन एक और सवाल है, वो सवाल ये, मैं ब्रेक पे अभी जाने वाला हूं क्योंकि जाहिर प्रोड्यूसर्स हमारे कह रहे हैं कि जी ब्रेक ले लीजिए, लेकिन सवाल ये बनता है कि 17 साल बाद ही अकाउंटेबिलिटी क्यों हो रही है? क्या इससे पहले क्यों नहीं हो सकी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, 17 सालों से यही बात हो रही है। ठीक, चलें ठीक है, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हम बिल्कुल आप लोगों का ओपिनियन लेंगे और हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप भी जुड़े रहिएगा। यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते रहे प्रोग्राम हमारा जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज में। और जिस तरीके से बात हो रही है 28वीं तरमीम के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि जी बात ही हो रही है, लेकिन बात वो कहते हैं कि जी बढ़ते बढ़ते इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा सकती है। तो ये वाले तासुरात और ये हम देख रहे हैं कि जी सिलसिला नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जफरुल जमील शेख साहब, इसके साथ साथ कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, चेयरमैन है। कुमर इमरान अली खान साहब मौजूद है, एमके पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। इसके साथ साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, जो कि कॉल पर मौजूद हैं, चाइना में मौजूद हैं, इस वक्त चेयरमैन है मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी। अच्छा, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी जो है ना, एक मुकम्मल घर जिस तरीके से हम कहते हैं, उसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसमें हर चीज की जो है ना हुकूक का ख्याल रखा जा रहा होता है। तो क्या कुछ इसी तरीके से घर बनाने का फिनोमेना आप लेकर आ रहे हैं सर? बिल्कुल, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे सियासतदानों से यकीनन बहुत गलतियां हुई हैं और हम मुकम्मल पाकिस्तान MPP पाकिस्तान को 1947 से शुरू करना चाह रही है, क्योंकि ये जो 78 साल हैं बहुत ज़ाया हो चुके हैं। अब आप सिर्फ कराची की अगर आप मिसाल लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि अब इनको दिन रात जो भी हुकूमत है इस वक्त मौजूदा, जिनके पास भी इख्तियारात हैं, अगर वो 24 घंटे काम करें तो कोई भी बिल्डिंग, हम चूँकि मैं अभी सब चाइना में हूँ और मैंने यहाँ की शंघाई की पूरी चाइना देखा हुआ है, बड़े जो सिटीज़ हैं, दुनिया इस वक्त इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है और हमने 78 साल ज़ाया कर दिए हैं। दुनिया एक एक मिनट का टाइम रख रही है इस वक्त और दुनिया AI पे चली गई है और अभी हमारा सफाई का निज़ाम ही नहीं कराची का ठीक हुआ। इसी तरीके से मुकम्मल जो पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो अब सियासतदानों को ये भी चाहिए कि हम अगर मैं फ़र्ज़ करें फैसलाबाद से हूँ या रावलपिंडी से हूँ या मुल्तान या सक्खर से हूँ या कराची से हूँ इवन, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी है। सर बात यह, अब ये दौर गुजर गया है कि हर वक्त अब खाने वाली बात नहीं चल सकती। दूसरी, आपको जो है ना इस वक्त तरक्की की बात करनी है, हर वक्त डेवलपमेंट की। मैं फिर उर्दू ज़बान की अब तालीम पे आते हैं, वफाक के पास 28वीं तरमीम को मैं ख़ास तौर पे इसलिए भी उसकी हिमायत करूँगा कि जो तालीम है, सेहत और बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, तालीम पे ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि नेशन या कौम बनती ही तालीम से है। हमें यही नहीं, हमें पाकिस्तानियत पे आना चाहिए। कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, इसको कौम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ भी और लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो भी, लेकिन जब कौम की बात होगी तो सिर्फ आप पाकिस्तानी की बात करेंगे। मुकम्मल पाकिस्तान तब बनेगा। फिर उसके बाद ये जब बार बार बात आ रही है NFC अवार्ड, किसको क्या मिलना चाहिए, ये भी सब कुछ सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि बस बहुत हो गया ना। वो स्कूल की, अगर मैं कहता हूँ किसी भी बंदे को, किसी भी सियासतदान को खास तौर पे ये एक पता चल जाए कि ये घोष स्कूल की उन पर खबर लग गई है तो वैसे ही बंदे को शर्मिंदगी होती है या लोग, लेकिन यहाँ पे तो वो बात ही कोई नहीं है, शर्मिंदा वाला तो लफ्ज ही कहीं नहीं होता। ये सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, ऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, ये नहीं है कि कोई किसी एक आप कोई सिटी उठा के पाकिस्तान का देख लें, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। कराची तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि हाई लेवल की यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। पूरे कराची में कोई बंदा पाकिस्तान से या और भी किसी जगह से आता तो उसका एक सेकंड के अंदर अंदर कोई एक मैकेनिज्म बनता है। दुनिया में ऐसे हो रहा है कि बड़े सिटीज़ इंतहाई सिक्योर हैं। आपकी कौन सी फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ है, पिछले दहाइयाँ गुजर गई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई फैक्ट्री नहीं लग रही। आपका जो टैक्स का सिस्टम है, यानी मतलब आपका सिस्टम ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो मुकम्मल पाकिस्तान बनाने के लिए अब हमें दोबारा से 1947 से शुरू करना पड़ेगा और मिल के करना पड़ेगा तमाम सियासतदानों को। मैं ये सबको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमें मिल के करना पड़ेगा, और वरना मुझे जरूरत ही नहीं थी मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के अनाउंसमेंट करने की। जो चल रहा था सिस्टम वो चलता रहता, ये नहीं चल सकता सिस्टम। अब हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा, एक दूसरे की बात भी सुननी पड़ेगी और एक दूसरे को देना पड़ेगा डिलीवर। ये नहीं हो सकता कि अपनी तरफ खींचे। यहाँ एक बहुत बड़ा ये भी मसला बना हुआ है कि हम खींचातानी में लगे हुए हैं। मैं अपने सिटी के हद तक रह गया हूँ या मैं अपने अब मोहल्ले तक हम आ गए हैं कि बस मेरा मोहल्ला ठीक होना चाहिए, बाकी ये ऐसे सियासतदान का ये काम नहीं है। मुझे ये देखना पड़ेगा बलोचिस्तान में कहाँ पे ज़रूरत है, गिलगित में कहाँ है, कश्मीर कहाँ पे है, KP के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस तरह ज़रूरत है एक दूसरे के साथ
बैठ के डिस्कशन करके, या एनएफसी क्या चीज़ है, यही है ना कि आपने बराबरी की सतह पे और मतलब सबको मिला के करना है, एक दूसरे को देना है आपने। अब हर तरफ खींचा तानी वाली सीन तरी, और दूसरा सबको पता चल चुका करप्शन है पूरा। अब तो ये भी नहीं कोई कह सकता ना कि मेरी हुकूमत में ये हो गया, अब इंडिकेटर समझ आ रहे हैं, आपका रोजगार है ही नहीं। नई रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि नई पार्टीज आएंगी, नई रिफॉर्म्स होंगे, नई तरीके से लोग जो है वो सोचने समझने की सलाह रखेंगे। वैसे आप नहीं देखते कि जी अब इतना बड़ा हमें जनरेशन गैप नजर आ रहा है? जेंजिस की बात करें तो उनका तर्ज जिंदगी और उनका जो सोचने समझने का स्टाइल है बड़ा मुख्तलिफ है, और जो पुरानी सियासी लोग हैं उनका तरीक़ेकार, उनके जराए, उनकी तमाम चीजें अलग है। तो अब फॉर्मेट को बिल्कुल बदल देना चाहिए। सर मैं आपको साफ बात बता दूं, ये लोग अभी भी हमारे पुलिस वाला सिस्टम आप देख लें पूरे पाकिस्तान का, पंजाब पुलिस हो, सिंध की हो या बलोचिस्तान केपी के, जहाँ भी पुलिस से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके, ये अभी तक अपने आप को 1947 नहीं बल्कि 1946 में बैठे हुए हैं। ये अभी भी समझ रहे हैं अंग्रेज का सिस्टम चल रहा है, ये अभी भी समझ रहे हैं अवाम को दबा के हम चला लेंगे, ये अभी भी समझ रहे हैं कि हम उसी तरह के, कोई बात नहीं, सब ने आंखें बंद की हैं। सर मैं दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। अगर नहीं पता तो आप देख लें, दुनिया की जिसको सुपर पावर कह रहे हैं वो उसका जो प्रेसिडेंट है वो इतना परेशान है, शर्मिंदा फिर रहा है इस वक्त। वो क्यों शर्मिंदा फिर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी काम नहीं किया था, वो अभी भी यही समझ रहे हैं सारी दुनिया रुक गई है। मतलब ये कि कोई भी सियासी पार्टी अगर बनकर वजूद में आती है तो उसको अवाम की भलाई के लिए काम करना होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के। दूसरी जानिब सर आपकी जानिब बढ़ जाएंगे, और चूंकि अभी पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो आप माशाल्लाह काफी टाइम से मुतहरिक थे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 28वीं तरमीम एक समर के तौर पे हमें सामने नजर आ रही है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि अब सियासी पार्टीज अगर बनती हैं या कोई भी तहरीक चलाई जाती है तो उसमें जो तर्जे सोच है अब उसको बहुत अलग तरीके से देखना होगा? देखें, सबसे पहली सियासी पार्टीज पहले ही मेरे ख्याल से 200-250 तो ऑलरेडी एनलिस्टेड है ईसीपी में। सियासी पार्टीज का मैं नहीं समझता कि मज़ीद सियासी पार्टीज आने से कोई मामला हल होगा। आपको निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, सिस्टम सबसे मसला है सिस्टम का। अच्छा, सिस्टम में जो है कानून के 53 साल से जो हम राज अलाप रहे हैं अपने आइन का, उसको जो आइन के जो पासदार है खुद रोनते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। जिससे मैंने कई दफ़ा कहा कि आर्टिकल 2A से 28 तक गैर फ़ाइल, इसका मतलब सबवर्ट तो जो आपके अहल इक़्तिदार हैं वही सबवर्ट कर रहे हैं आइन को। तो देखिए उसमें क्या चीज़ आवाम तक पहुंच सकती है। आवाम तक यही पहुंच सकती है कि छोटे सूबे की जाएँ। बिल्कुल सही तजावीज़ आई हैं, मैं 100% फेवर में हूँ कि हर सूबे के अंदर छोटे सूबे होने चाहिए, लेकिन छोटे सूबों का मतलब नहीं कि अगर 4 नए सूबे बना रहे हो तो आपने 4 नए वज़राए आला और 4 नए गवर्नर रख दिए। लोग हैं समझदार जो आपको सही तजावीज़ दे सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सवालात और भी हैं 28 तरमीम के बारे से। एक उन्होंने ये भी कहा है, जो एक तजवीज़ सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि फैसला विफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। और दूसरी जानिब NFC अवार्ड के हवाले से वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। ये 2 बातें। अब जाहिर है अगर वो तो सूबे बनाएंगे तो NFC अवार्ड तो वैसे ही अबॉलिश हो गया ना, तो नए सूबों के हिसाब से होगा। कराची को फेडरल टेरिटरी हो, बल्कि 4 नाम और हैं फेडरल टेरिटरीज के, उसके तहत सारे फंड्स होंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे सारे। आप वही सिस्टम चेंज कर रहे हैं ना, आप सिस्टम को आप चेंज कीजिए, बेहतर मौजूदा मारूजी हालात को और माजी को देखते हुए। क्या खराबी सबसे बड़ी है कि एक बंदे के हाथ में इतने हैवी फंड्स हैं एक सूबा होने के नाते कि वो उसको आप 27वीं तरमीम में एक बात कही गई थी, जब ये 27वीं तरमीम के मामला सामने आ रहे थे तो कुछ लोग इत्तेफाक कर रहे थे, कुछ लोग, जाहिर है जब आवाम के लिए कुछ अगर बात हो रही होती है तो आईनी तकाजे ऐसे भी होते हैं कि जी सबकी बात सुननी भी होती है। तो ऐसे में कुछ लोग जो है वो उसकी नफी में थे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि कोई इल्हामी किताब नहीं है कि जी लिख दी गई है और वो उसके ऊपर सारे मामला तो कहा जी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अब 28वीं तरमीम चाहिए जी, अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है तो सर अगर इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए किसी जमात को। क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिस वक्त ये बना है उसके बाद ग्रेजुअली उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी होती आई हैं, एडिशन भी होती आई हैं और तरामीम भी होती आई हैं। तो कहने का मकसद है वो बिल्कुल ठीक बात है कि अल्लाह ना करे ये कोई कुरान का सहीफ़ा नहीं है कि जिसके अंदर कोई चीज़ तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन फ़र्क ये है कि जिसमें आवाम की और मुल्क की बेहतरी हो और तमाम लोगों के कंसेंसस से हो
और इस चीज को हमने सामने ये रखना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान मजीद मजबूत कैसे हो, मजीद लोगों के लिए उस शहरों को कैसे बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाया जा सके, अपने मुल्क पाकिस्तान को मजीद दुनिया के अंदर किस तरीके से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरता हुआ हम देखें, बजाय इसके कि उसके अंदर हमारी कोई जाती मकासद हो। मैं समझता हूं जो जाती मकासद हैं, देखिए सबसे तकलीफ दे बात ये, एक मॉडल गर्ल जाते हुए, मैं नाम नहीं ले रहा, वो एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, ठीक है, बड़ा केस हुआ। ये वाला जो हमारे दरमियान मामला है ना कि इस मुल्क के एनएफसी अवार्ड से आए हुए फंड प्रॉपर जो नहीं लगते सड़कों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, ये बहुत बड़ी मुल्क से गद्दारी है, इसको ठीक होने की जरूरत है। अदरवाइज आप कोई भी निजाम ले आए, आप कुछ भी कर लें, इस चीज पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इस चीज पे किसी को कोई जवाबदेह कहीं नहीं होना होगा, तो फिर माजरत के साथ वहां भी करप्शन होती रहेगी। नया निजाम आप ले आए, नए सूबे आप बना दें, नए आप एनएफसी अवार्ड्स के पैरेलल पीएफसी अवार्ड या कुछ भी आप कर दें इशू, इस पे प्रॉपर ठीक तरह बासपुर्ज होनी चाहिए। और मैं एक थोड़ा सा तल्ख जुमला मैं बोलने की तरफ जा रहा हूं कि हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दफ़े ये बात की थी कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, जो हम देखते हैं कि मिसिंग पर्सन का सिनेरियो सामने आता है और कुछ अरसे बाद या कुछ सालों बाद वो वापस मिल जाते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये वाली बात की कि ये जो गद्दारी कर रहे हैं मुल्क से लोग, ये वाला जो काम कर रहे हैं, करप्शन, जो एनएफसी अवार्ड से आया हुआ पैसा प्रॉपर मुल्क पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे, ये गद्दारी के जुमरे में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को भी तो मिसिंग होना चाहिए, ऐसे लोग भी तो कहीं ना कहीं काबिल एहतसाब हो। हमारे कोर्ट्स का सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि इन बातों पर भी तो जब अब एक नस्ला टावर को माजरत के साथ वो किस तरीके से क्या हुआ, वो बिल्डर बेचारा मर गया, इंतकाल हो गया, इतना बड़ा हाइप क्रिएट हो गई नस्ला टावर के ऊपर कि जनाब वो ये हो गया और वो हो, और जो आपके मुल्क का टावर गिर रहा है, आपके मुल्क की एक एक शहर का टावर गिर रहा है, एक एक आपकी सड़क खड्डर हो गई है, तोरा बोरा का नक्शा पेश कर रही है, मोहनजोदड़ो को नक्शा पेश कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत इस पर सुमोटो एक्शन नहीं ले रही है, किसी जगह कोई जवाबदेह नहीं है। तो ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है ना कि हमें पता है कि कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनकी जाती जेबें भरी जा रही है, लेकिन कहीं वो जवाबदेही नहीं है। तो इस सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है अगर मुल्क को तरक्की देनी है। ठीक सर, क्या कहेंगे? सर, 18 बरस में कुंवर साहब ने गालिबन 12,000 अरब का 32,000 अरब जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज टीवी पे बता चुकी हैं सिंध में आए। अब कराची की आधी आबादी है, तो चले मैं इंटीरियर सिंध के बारे में नहीं कहता कुछ, में मैं अपने शहर के लिए तो मांगूंगा ना। प्लस 16,000 अरब कहाँ गया? मैं तो आपके प्रोग्राम में कई दफ़े कह चुका हूँ कि भाई बराए मेहरबानी आपके हाथ जोड़ते हैं, आप फॉरेंसिक जो आप खर्च कर चुके हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराइए और बराए मेहरबानी कराची को छोड़ दीजिए, कराची वाले खुद बना लेंगे। अब देखें एक नई एजेंसी आई ना, बनाना शुरू हो गया, काम होता नजर आ रहा है कराची के अंदर। यूनिवर्सिटी रोड का वो नहीं बन पाया, आप देखें आप कितने अरसे से सालों से बन रहा है, आपको मजबूर हो गया। बहुत मुख्तसर साहब है, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी तजावीज़ में शामिल किया गया है और बताया जा रहा है कि जो BISP, ये जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं जी विफाक से हटके सूबों को दे दी जाए। इस पे क्या कमेंट होगा? छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा सर इस पे। सर वो भी अब चूंकि मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंसरी, जैसा आपको बताया, जब एक आप पता नहीं कितने मिलते हैं इस प्रोग्राम में, 1000 मिलते थे, उसमें भी गरीब आदमी को 13,000 रुपए मिलते थे। 13,000 रुपए में से, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद एक और चैनल के साथ मुंसलिक था और जब वहां जाके खुद उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां पे खुद बहुत के मामला ये थे कि 13-12,000 रुपए जो देने थे, 12,000 में से 2,000 रुपए वहां पे बैठा बंदा खुद रखता था अपने पास। ये कुछ 10 में से वो 7,000 पहुंचते थे, 3,000 जो पहुंचाने वाले थे वो रख लेते थे। तो ये और 7,000 से 7,000 बोल रहा हूँ, 700 पहुंचते थे जब 1,000 रुपए थे। जी देखिए, मैं इतनी शदीद दुखे हुए दिल से ये वाली बात कर रहा हूँ, किसी गरीब को अगर आप ज़कात की मद में या किसी भी मद में आप कोई फंड इशू कर रहे हैं और उसकी जो हकदार को मिलना चाहिए, ठीक, शर्म का मुकाम है अगर वो भी ना मिले, उस पर भी करप्शन हो जाए। और उससे बड़ा शर्म का मुकाम ये है कि जो आपके मुल्क की गुर्बत की लकीर से नीचे लोग गुजार रहे हैं वक्त, आप एक पता तो करें सैलरी कितनी है एक आम आदमी की, इस महंगाई के दौर के अंदर वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में सोचेगा कौन आखिर? कब इस पे कोई निजाम वज़ा होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रूटल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, आपका कोई इलेक्शन कुछ नहीं कर सकता, कोई तरमीम कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कुंवर इमरान अली खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपका
बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ देखिए जफर जमील शेख साहब आप भी हमारे साथ मौजूद है, कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट साहब का ताल्लुक है। और इसके साथ साथ शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब, चेयरमैन है आप मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी से। चूंकि हम देख रहे हैं कि 28वीं तरमीम की जो बातचीत की जा रही है, बात कुछ की जा रही है, सिर्फ बात कुछ नहीं, आने वाले वक्तों में सही कुछ भी कहना तो कबल इस वक्त होता है, लेकिन वही बात है कि जो बातें सामने आ रही हैं इस पे अमल होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जी तमाम तर जो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो भी सियासी जमातें मिलकर कर रही होंगी, यकीनी तौर पे आवाम से मोहब्बत का ये एक इजहार होगा। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।